हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आरोही जीएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष कुमार आपको आज पॉलिटी का सेकंड लेक्चर जो है शेड्यूल के बारे में उसके बारे में बताऊंगा। फर्स्ट स्लाइड जो हमारा है वो यह है कि शेड्यूल शेड्यूल है क्या। तो शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है। शेड्यूल कोई डिफरेंट चीज नहीं है। शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है, बट इसको अलग रखा गया है। अलग क्यों रखा गया? अलग इसलिए रखा गया है ताकि एक्चुअली ऑलरेडी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लंबा है, ठीक है। और अगर शेड्यूल को भी सेम चीज में डिस्क्राइब किया जाए तो और भी ज्यादा लेंदी हो जाता है। तो थोड़ा लेंदी से बचने के लिए हम लोग शेड्यूल जो है वो अलग अलग रख दिए हैं। ओरिजिनली 8 था हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी 12 हो चुका है, ठीक है। 4 ऐड हुए हैं, 4 ऐड में 9, 10, 11, 12। नाइन्थ जो ऐड हुआ है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड हुआ है। और इसमें यह बोला गया कि जिस भी पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर जिस भी रिफॉर्म को शेड्यूल 9 में डाल देगा उस पर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। मतलब कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है उस बात को संज्ञान में नहीं ले सकेगा। मतलब फिर ये नहीं कहेगा कि हाँ ये भाई आप ये रिफॉर्म जो किए हैं ये एज पर लॉ नहीं है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो नल एंड वॉइड हो जाएगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं बोल सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो भी बात शेड्यूल 9 में रखा गया है उसको उस पर जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल नहीं है। ये उस समय का ऐसा कन्वेंशन था, बट अभी का केस ऐसा नहीं है, ठीक है। 10वां शेड्यूल जो ऐड किया गया है इसमें 1985 में ऐड किया गया है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और ये राजीव गांधी की गवर्नमेंट लाई थी। और इसमें ये जो ऐड किया गया है इसमें ये एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत था। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब ये हुआ कि जो एमपी एमएलए जो है वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी जो स्विच करते थे, हाँ, तो उससे बचने के लिए ये ऐड किया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ शेड्यूल 10। 11 और 12 क्या है? पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज को डील करता है। मतलब पंचायत में कितने सब्जेक्ट हैं? 29 सब्जेक्ट्स, और म्यूनिसिपैलिटीज में 18 सब्जेक्ट। तो इनको डील करने के लिए शेड्यूल नंबर 11 एंड शेड्यूल नंबर 12 ये शेड्यूल है, ठीक है। अब हम आगे से शेड्यूल को थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में देखें। शेड्यूल 1 क्या बोलता है कि नेम। शेड्यूल 1 का दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में ये बोलेगा कि नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन। पार्ट 2 में क्या बोलता है? पार्ट 2 में कि नेम ऑफ द यूटीज एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन, राइट। तो ये यूटी वाला जो है वो पार्ट 2 में है, ठीक है। और स्टेट वाला जो है वो पार्ट 1 में है। तो अभी टोटल कितना 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। क्योंकि 29 से फिर से घट के 28 हो गया, पहले 29 था, 29 से 28 हो गया है, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर जो है वो स्टेट के कैटेगरी से हट गया और यूनियन टेरिटोरी के कैटेगरी में चला गया है, तो फिर से 28 हो गया, ठीक है। और यूटीज जो पहले 7 थे, 2 ऐड होने के बाद 9 हो गया, ठीक है। यूटीज कौन कौन है ये आपको पता होगा। नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। दमन एंड दीव, ठीक है। दादर नगर हवेली, राइट। अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप उसके बाद चंडीगढ़, देन पुडुचेरी, ठीक है। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 एंड +2 जम्मू एंड लद्दाख, ठीक है। तो जम्मू एंड लद्दाख, ठीक है। तो ये आपका टोटल 9 हो गया। अब कौन कब कब बना है, हाँ, ये आप लोग खुद ही गूगल करके सर्च कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है, ओके। तो ये हमारा पहला हो गया शेड्यूल, ठीक है। तो अब दूसरा शेड्यूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। शेड्यूल 2 क्या है? अलाउंस, प्रिविलेजेस एंड इमोल्यूमेंट्स ऑफ वेरियस डिग्निटरीज। डिग्निटरीज में क्या क्या आएगा? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, ठीक है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, हाँ, ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। और क्या आएगा? चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड राज्यसभा, और क्या है दूसरा? लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसका इसमें आएगा। उसके बाद और क्या आएगा? जजेज, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। फिर
कैग, ये सारे का अलाउंस, प्रिविलेजेस, सैलरी कितनी होगी, ये आएगा शेड्यूल 2 में। ओके अच्छा, मान लीजिए कि अगर प्रेसिडेंट का डेथ हो जाता है तो एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन हो जाता है, वाइस प्रेसिडेंट। मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट भी इल हो गया तो सीजीआई, अगर सीजीआई के साथ भी प्रॉब्लम है तो अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो जो जिस पोस्ट मतलब पोस्ट का के लिए एक्टिंग बनेगा, ठीक है, सैलरी उसको उसी के लिए मिलेगी। जैसे क्या है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट इज एक्टिंग एज प्रेसिडेंट तो वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी प्रेसिडेंट की मिलेगी। ठीक है, अगर कोई पर्सन गवर्नर की तरह एक्टिंग कर रहा है तो उसको गवर्नर का सैलरी मिलेगा। शेड्यूल 3 क्या डिस्कस करता है, शेड्यूल 3 ये बताता है कि ओथ एंड एफर्मेशंस, ठीक है, आपको किसी भी क्या कहते हैं कि कोई भी आप जैसे मिनिस्टर हैं या फिर आप क्या कहते हैं एमपी एमएलए के लिए, एमपी एमएलए हैं, एमएलसी हैं, तो आपको ओथ एंड एफर्मेशन लेना पड़ेगा, ओथ या एफर्मेशन। अच्छा, ओथ एफर्मेशन में क्या डिफरेंस है, ओथ है एथिस्ट के लिए, ठीक है, और एफर्मेशन है एथिस्ट के लिए। जिन अगर इन द नेम ऑफ गॉड लेंगे तो ओथ बोलेंगे, अगर मतलब गॉड के नाम पर नहीं, ठीक है, तो ये एथिस्ट के लिए एफर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ओथ कौन लेते हैं, यूनियन मिनिस्टर, ठीक है, स्टेट मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर हो गए, और एमपी एमएलए, एमपी लेंगे, एमएलए लेंगे। ठीक है, और कौन ले सकता है, या फिर कैंडिडेट जो कि इलेक्शन में जा रहे हैं वो भी ओथ लेते हैं। ठीक है, कैंडिडेट जो इलेक्शन में जा रहे हैं, ये ध्यान देने वाली बात है, वो भी ओथ लेते हैं। ठीक है, तो फिर एमएलए, एमएलसीज भी होंगे, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैग, ये सब सारे ओथ लेते हैं। ठीक है, तो ओथ एफर्मेशन जो है वो लेंगे। शेड्यूल 4 हमारा क्या बोलता है, शेड्यूल 4 ये बोलता है कि जो हमारा सीट्स है राज्यसभा में, स्टेट का सीट कितना होना चाहिए, कौन से स्टेट का कितना सीट है, ये हमको शेड्यूल 4 बोलेगा। और ये आर्टिकल 4 और 80 से रिलेटेड है। 80 आर्टिकल ये बताता है कि एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ठीक है, और 4 आर्टिकल नंबर 4, हाँ, आर्टिकल 4 और 80 दोनों मिलाकर ये हमको पता चलता है कि किस स्टेट के लिए कितना सीट जो है वो बुक है। ठीक है, जैसे अभी आप बताइए कि सबसे ज्यादा सीट जो है राज्यसभा में किस स्टेट का है, यूपी का है 31, यूपी का 31 है। बिहार का कितना है, 16 है, बिहार का 16 है। झारखंड 6 है। ठीक है, और भी जैसे मतलब कर्नाटका 12 है। ठीक है, तो अच्छा, जितने भी नॉर्थ ईस्ट हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले सारे का एक है, नॉर्थ ईस्ट के जो भी है, एक सेकेंड, नॉर्थ ईस्ट के जो भी हुए उनका सारे का राज्यसभा में सीट एक है, एक्सेप्ट आसाम, आसाम का 7 सीट है। ठीक है, बाकी सारे के एक है। तो ये जस्ट कुछ कुछ का आपको पता होना चाहिए। हाँ, दिल्ली का पता होना चाहिए, दिल्ली का 3 ही है। ठीक है, तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। शेड्यूल 5, शेड्यूल 5 क्या डील करता है, शेड्यूल 5 ये बताता है कि आपको जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, आर्टिकल 244 में इसका कंट्रोल, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये शेड्यूल 5 बताता है। तो इसमें क्या होता है कि मेजर एरिया होगा, मेजर एरिया एंड माइनर ऑटोनोमी। मेजर एरिया मतलब क्या है ना कि ये बड़े बड़े स्टेट्स में है, जैसे राजस्थान, ठीक है, राजस्थान हो गया, और कौन सा होगा मेजर एरिया में, और किसमें है शेड्यूल 5 इंप्लीमेंट होता है, एमपी में हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ये सब क्या है मेजर एरिया है, लेकिन यहाँ ऑटोनोमी जो है वो माइनर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि गवर्नर का जो पावर होता है, हाँ, गवर्नर का काफी ज्यादा पावर हो जाता है। ठीक है, गवर्नर ये बता सकता है कि कौन सा एरिया शेड्यूल एरिया होगा या कौन सा एरिया, ये पावर गवर्नर को ही है कि शेड्यूल एरिया उसको घोषित करना है या नहीं करना है, ये पावर गवर्नर को ही मिलता है। ठीक है, मेजर स्टेट्स में।
ठीक है। तो और क्या है कि मेजर स्टेट्स में ये करता है गवर्नर, लेकिन इसमें भी गवर्नर का भी कुछ कंडीशंस होता है कि ये मेजर एरिया जो है ये रेगुलेट होता है ग्राम सभा या पंचायत, ग्राम सभा एंड पंचायत। ग्राम सभा में कौन होता है? ग्राम सभा जितने भी 18 से ऊपर वाले लोग हैं, जो भी इलेक्टोरल रोल में है, वो सारे ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। तो ये डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि मतलब कि कौन सा एरिया जो है आपका शेड्यूल एरिया होगा, हाँ, गवर्नर के साथ मिलकर। ठीक है, तो इस केस में गवर्नर का भी पावर काफी होता है, और पावर तो इनका ग्राम सभा पंचायत को हम लोग इसलिए ज्यादा देते हैं ताकि ये अपनी जिंदगी अपनी तरह से जी सके, ये अपने संस्कृति बचा सके, अपनी मतलब खुद की आइडेंटिटी ना लूज हो, कल्चरल आइडेंटिटी जो होती है, इसलिए इनको ये पावर दिया जाता है। कम अब जैसे इनका बहुत चीजों पर ये खुद ही मतलब अपने जैसे ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, ट्रेडिशन कस्टम को प्रिजर्व करने के लिए, हाँ, इन लोग को खुद ही ये राइट दिया जाता है कि इन लोग खुद डिसाइड करें कि इनका जो है एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो। ठीक है, तो जैसे क्या है कि मान लीजिए कि ये मिनरल है, मिनरल का माइनिंग हो रहा है, तो वो ग्राम सभा डिसाइड करेगी, हाँ, पंचायत, ग्राम सभा एंड पंचायत डिसाइड करेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, इसका लाइसेंस फॉर माइनर, ये जो भी माइनर हुआ मिनरल, उस पर ये ग्राम सभा पंचायत डिसाइड करेगी। हाँ, कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, वो ये ग्राम सभा पंचायत के हाथ में है। और क्या है, और है मनी लेंडिंग का, ये भी ग्राम सभा पंचायत के पास ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजों पर ग्राम सभा पंचायत का वो होता है, ठीक है, अधिकार होता है। और इनको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, इनको इन ट्राइबल एरियाज को रेगुलेट करने के लिए ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनाए जाते हैं। ठीक है, इनको रेगुलेट करने के लिए, इसका मैं कलर का वो चेंज कर देता हूं, ठीक है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाता है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में 20 मेंबर होते हैं। ठीक है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं? 20 मेंबर होते हैं। ये भी 5th शेड्यूल में ही है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि इसमें जो 3/4 है, 3/4 सीट जो है वो रिजर्व होता है एसटी के लिए। ठीक है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में इसका 3/4 सीट जो होता है वो रिजर्व होता है किसके के लिए? एसटी के लिए। और एसटी में क्या, अगर मान ली एमएलए एमएलसी हैं वहां पर, ठीक है, तो उनके के लिए रिजर्व होता है। अगर नहीं है तो फिर दूसरा और जो एसटी हैं उनमें से नॉमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इनके के लिए है। अभी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है, ठीक है, वो 9 शेड्यूल एरियाज में है। ठीक है, 9 शेड्यूल एरियाज में कहां कहां, जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, उसके बाद गुजरात, हिमाचल प्रदेश, एमपी, ये सारे एरिया में है। और दो ऐसे भी एरिया हैं जो कि क्या कहते हैं, नॉन शेड्यूल एरियाज हैं। बाकी तो सारे शेड्यूल एरियाज में है, लेकिन 2 नॉन शेड्यूल एरियाज हैं, वहां भी गवर्नर का के पास ये पावर है कि वो क्या कहते हैं, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बना सकता है। ये पावर गवर्नर के पास होता है। तो ये चीज एक अच्छा चीज है जो कि आपको जानना चाहिए कि गवर्नर के पास ये पावर होता है कि वो क्या कहते हैं, मतलब ऐसे स्टेट में अगर मेजर स्टेट्स नहीं भी है तो वहां भी ये गवर्नर जो है शेड्यूल एरियाज घोषित कर सकता है। ये गवर्नर के पास पावर होता है। जैसे कि तमिलनाडु में और वेस्ट बंगाल में ऐसा 2 नॉन शेड्यूल एरियाज है जिसको, जहां पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगा। अब 6th प्रोविजन क्या बोलता है? 6th प्रोविजन ये बोलता है कि ये नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट्स हैं उनसे रिलेटेड है। आमटम करके मैंने याद किया था, एएमटीएम, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 एरिया में, इसमें क्या है, माइनर एरिया है। ठीक है, माइनर एरिया बट मेजर ऑटोनोमी। हाँ, यहां पर ऑटोनोमी फिर भी कम था, यहां पर और भी ज्यादा ऑटोनोमी है। ठीक है, और भी ऑटोनोमी है। तो माइनर एरिया एंड मेजर ऑटोनोमी, ये आर्टिकल आपको 244 और 275 से डील होता है। ठीक है, 244 एंड 275 से डील होता है इसको। अब इसमें क्या है कि इसमें क्या चलता है कि डिस्ट्रिक्ट ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का कॉन्सेप्ट है एंड ऑटोनोमस
रीजन का कॉन्सेप्ट है, ऑटोनोमस रीजन का कॉन्सेप्ट है। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है, और ऑटोनोमस रीजन में रीजनल काउंसिल होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट चलता है, ये क्या कहते हैं कि 6th शेड्यूल एरियाज में, ठीक है। और यहाँ पर ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, इनके पास बहुत ज्यादा पावर होती है, ठीक है। और यहाँ पर गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट का, ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल में बहुत ही लिमिटेड पावर होता है। स्टेट गवर्नमेंट का और इसका दोनों का बहुत ही लिमिटेड पावर होता है, ठीक है। तो अभी कंपोजिशन कैसा होगा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल का, ये मान लीजिए कि गवर्नर इसको चेंज कर सकता है, ठीक है, लेकिन इनका भी क्या कहते हैं, इनका कंपोजिशन चेंज करने के लिए इनको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, माइनर एरिया बट मेजर ऑटोनोमी, ठीक है। और जैसे पहले 5th वाले शेड्यूल में था, हम लोगों ने देखा था कि शेड्यूल एरियाज में ग्राम सभा पंचायत को काफी पावर मिले हुए थे। हाँ, और एक चीज और मैं कहना भूल गया कि शेड्यूल 5 में जो था, ये यहाँ पर गवर्न होता है, हाँ, पेशा एक्ट। पेशा एक्ट, पेशा एक्ट क्या होता है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज 1996 में जो आया था, हाँ, इसके तहत यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, ठीक है। और शेड्यूल 6 वाला में जो क्या है, यहाँ पर इन लोग का पावर क्या होता है, इन लोग का भी पावर बहुत ज्यादा होता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनोमस ये रीजनल काउंसिल, इन लोग का पावर बहुत ज्यादा इसलिए होता है कि जैसे जितने भी, जैसे लाइसेंस फॉर मिनरल एक्सट्रैक्शन इनके पास होगा, ठीक है। उसके बाद विलेज काउंसिल ऑर्गेनाइज करना, कोर्ट्स, ट्रायल्स, ठीक है, ये सारी चीजें इनके हाथ में होती है। उसके बाद क्या है कि प्राइमरी स्कूल मैनेज करना, कंस्ट्रक्ट करना, डिस्पेंसरीज, मार्केट, फेरीज, रोड्स, ये सारे पावर जो है, वाटरवेज, सबसे रिलेटेड है जो पावर है, ये काउंसिल्स के पास होता है, ठीक है। फिर रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्सेज ऑन प्रोफेशन, हाँ, उसके बाद ट्रेड्स, ये सारी चीजें, एम्प्लॉयमेंट्स, एनिमल एंड बोर्ड्स, ये सारी चीजें का पावर जो होता है शेड्यूल 6 में काउंसिल्स के पास होता है, ठीक है। उसका मैनेजमेंट ऑफ एनी फॉरेस्ट, हाँ, जो कि रिजर्व फॉरेस्ट नहीं है। रिजर्व फॉरेस्ट का जो मैनेजमेंट का पावर होता है वो क्या होता है, आईएफएस के पास होता है, फॉरेस्ट सर्विस वालों के पास। लेकिन जो रिजर्व फॉरेस्ट नहीं है, उनका जो क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट का ये होता है, वो इनके पास होता है। कैनाल, वाटर, हाँ, ये सारी चीजें जो है वो इनके पास होता है। उसके बाद फिर क्या है, रेगुलेशन जो होता है, झूम कल्टीवेशन, जो स्लैश एंड बर्न टेक्निक से जो कल्टीवेशन होता है, तो वो टेक्निक, उसका रेगुलेशन भी ये काउंसिल्स के पास होता है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि शेड्यूल 6 में जो भी एरियाज हैं, उनका जो है क्या कहते हैं, जो बनाया गया है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल, वो काफी पावरफुल होते हैं। और उस केस में गवर्नर का और स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ही लिमिटेड फंक्शन होता है। शेड्यूल 5 में फिर भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, शेड्यूल 5 में फिर भी ज्यादा होता है, लेकिन शेड्यूल 5 में भी हम लोग देखते हैं कि ग्राम सभा एंड पंचायत का जो है, इसका पावर काफी ज्यादा, मतलब इसका भी पावर काफी दिया गया है। एक्चुअली क्या है ना कि इन एरियाज को, शेड्यूल एरियाज को, शेड्यूल 5 वाले जो शेड्यूल एरियाज है, उनको हम लोग शेड्यूल 6 से मैच करने के लिए, हाँ, इनको भी पावरफुल बनाया गया है, ठीक है। अब आगे का जो बचा है 4 शेड्यूल, मैं वो नेक्स्ट स्लाइड में पूरा करूंगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सजेशन है तो आप जरूर दे सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ताकि और लोगों को भी फायदा हो। धन्यवाद।